क्या चल रहा है दोस्तों? वेलकम टू टॉक एंड हेल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो आजकल बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा है, जेन जी में बर्नआउट। हाँ, नमस्कार। ये टॉपिक वाकई बहुत रेलेवेंट है। मतलब अक्सर हम सोचते हैं बर्नआउट तो बड़ी उम्र में सालों काम करने के बाद होता है। एग्जैक्टली, वही के काम का स्ट्रेस, ऑफिस पॉलिटिक्स, ये सब। पर आज बात हो रही है जेन जी की, मतलब वो लोग जो लगभग 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए हैं। और ये लोग अपनी टीनेज में या अर्ली 20s में ही एक जबरदस्त किस्म की थकान महसूस कर रहे हैं। हाँ, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। कुछ सर्वे तो ये भी बताते हैं कि 50% से ज्यादा जेनजी वाले मानते हैं कि वो बर्नआउट फील कर रहे हैं। 50%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा। और इसके जो लक्षण है वो सिर्फ थकावट नहीं है, मतलब लगातार थका हुआ महसूस करना, चाहे कितनी भी नींद ले लो। हाँ, और वो इमोशनली एकदम सुन्न हो जाना, जैसे खुशी या कोई भी एक्साइटमेंट महसूस ही नहीं हो रही। ध्यान लगाने में मुश्किल होना, कंसंट्रेट न कर पाना, और एक गहरी निराशा, जैसे भविष्य को लेकर कोई उम्मीद ही नहीं है। तो सवाल यही है कि आखिर इतनी कम उम्र में ये पीढ़ी इतनी थकी हुई क्यों है? क्या ये इनकी कोई कमी है या फिर हालात ही कुछ ऐसे हैं जिनका ये सामना कर रहे हैं? चलो इसी को थोड़ा गहराई से समझते हैं। पहले तो ये कि जेन जी का बर्नआउट, वो जो WHO वाली डेफिनेशन है काम से जुड़े बर्नआउट की, उससे अलग कैसे है? हाँ, वो WHO की परिभाषा तो मेनली काम पर फोकस्ड है। मतलब एग्जॉशन, काम से नेगेटिविटी और आपकी प्रोफेशनल एफिकेसी कम होना। राइट। पर जेन जी का जो मामला है वो इससे कहीं ज्यादा फैला वाला है। ये सिर्फ नौकरी या ऑफिस तक ही नहीं है। तो फिर क्या है ये? मतलब इसे क्या कहेंगे? इसे शायद लाइफ बर्नआउट कहना ज्यादा सही होगा। ये कई लेवल पर है, जैसे पढ़ाई का प्रेशर तो एकेडमिक बर्नआउट, सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव रहने का प्रेशर, सबकी लाइफ देखने का प्रेशर, वो एक तरह का सोशल बर्नआउट हो गया। अच्छा, और दुनिया में जो कुछ चल रहा है, क्लाइमेट चेंज, पॉलिटिक्स, वॉर, उसकी चिंता, वो एग्जिस्टेंशियल बर्नआउट, और फिर पैसों की तंगी, फ्यूचर की अनिश्चितता, वो इकोनॉमिक बर्नआउट। बाप रे, मतलब ये सब एक साथ? हाँ, बिल्कुल। ये सब चीजें एक साथ मिलकर एक बहुत भारी बोझ बन जाती हैं। ये सिर्फ काम का स्ट्रेस नहीं है, ये जिंदगी के हर पहलू से आ रहा है। और इसके लक्षण भी फिर वैसे ही गहरे होंगे, सिर्फ थकावट नहीं। बिल्कुल नहीं। ये वो वाली थकान है जो मतलब 8-10 घंटे सोने के बाद भी नहीं जाती। फिजिकली और इमोशनली बिल्कुल ड्रेन्ड महसूस करना। और वो जो आपने कहा एनहेडोनिया, मतलब? एनहेडोनिया मतलब जिन चीजों में पहले मजा आता था, खुशी मिलती थी, अब उनमें भी कुछ महसूस ना होना, इंटरेस्ट ही खत्म हो जाना, मोटिवेशन बिल्कुल जीरो। और वो भविष्य वाली निराशा, ये कि सिस्टम ही खराब है, कुछ अच्छा नहीं होने वाला। हाँ, ये सिनिसिज्म, ये निराशा बहुत कॉमन है और ये अपने आप में बहुत थकाने वाला एहसास है। और कंसंट्रेट करने में दिक्कत, काम पूरा ना कर पाना। हाँ, जैसे दिमाग हर वक्त 10 जगह भाग रहा हो, फोकस करना मुश्किल हो जाता है। एक चीज और है जो थोड़ी अजीब लगती है, ये पीढ़ी सबसे ज्यादा कनेक्टेड है डिजिटल दुनिया में, फिर भी अकेलापन क्यों? ये एक बड़ा पैराडॉक्स है। डिजिटल कनेक्शन शायद ज्यादा हैं, पर उनमें वो गहराई नहीं है। तो बाहर से कनेक्टेड, अंदर से आइसोलेटेड। और फिजिकल लक्षण जैसे सिर दर्द वगैरह? हाँ, बिल्कुल। लगातार सिरदर्द रहना, पेट की समस्याएं, नींद ठीक से ना आना या बहुत ज्यादा आना, बॉडी भी रिएक्ट करती है स्ट्रेस पर। तो ये तो साफ है कि ये कोई सिंपल सी थकावट नहीं, बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यू है। अब आते हैं कारणों पर। एक बड़ा फैक्टर जो बार बार सामने आता है वो है इनका डिजिटल दुनिया में बड़ा होना। हाँ, जेन ज़ी पहली पीढ़ी है जो स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के साथ ही बड़ी हुई है। उनके लिए ये ऑलवेज ऑन कल्चर नॉर्मल है। मतलब काम और आराम, पर्सनल लाइफ और पब्लिक इमेज सब मिक्स हो गया है। एग्जैक्टली, वो बाउंड्रीज बहुत धुंधली हो गई हैं और इसका असर सीधा दिखता है। एवरेज स्क्रीन टाइम देखो, 4-6 घंटे या उससे भी ज्यादा। बाप रे। और लगातार नोटिफिकेशंस, दिमाग को तो शांति नहीं मिलती होगी। कभी नहीं। और ये जो लगातार एक ऐप से दूसरे पे कूदना, एक काम से दूसरे पे जाना, जिसे टास्क स्विचिंग कहते हैं, ये दिमागी बैटरी बहुत तेजी से खत्म करता है। कॉग्निटिव एग्जॉशन। और सोशल मीडिया का वो कंपैरिजन वाला एंगल, जिसे आप कंपैरेटिव एग्जॉशन कह रहे थे। हाँ, बिल्कुल। इंस्टाग्राम खोलो, टिकटॉक देखो, सबकी एकदम परफेक्ट सजी सवरी जिंदगी दिखती है। अपनी लाइफ एकदम फीकी लगने लगती है। पता होता है कि ये सब फिल्टर है, क्यूरेटेड है, पर असर तो होता है। बिल्कुल होता है। और इसके साथ एक और चीज है, एम्बिएंट अवेयरनेस। मतलब हमें अपने जानने वाले सैकड़ों लोगों की जिंदगी की छोटी छोटी अपडेट्स मिलती रहती हैं। ये भी एक तरह का मेंटल लोड है। अच्छा, ये मैंने सोचा नहीं था। हाँ, पिछली पीढ़ियों को इतनी सोशल इन्फॉर्मेशन प्रोसेस नहीं करनी पड़ती थी।
भले ही वो सुपरफिशियल हो, पर ये दिमाग पर बोझ डालती है। इसे सोशल फटीग कह सकते हैं। और फिर वो परफॉर्मेंस इकोनॉमी वाली बात कि आपकी पहचान भी एक परफॉर्मेंस बन गई है। ओह हाँ, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। आपको ऑनलाइन एक पर्सनालिटी बनानी है, उसे मेंटेन करना है, कंटेंट बनाना है, एंगेजमेंट लाना है। टीनेज से ही पर्सनल ब्रांड बनाने का प्रेशर। मतलब जो पहले सिर्फ फन एक्टिविटीज थीं, हॉबीज थीं, वो भी अब काम बन गई हैं। काफी हद तक सोशलाइजिंग भी अब परफॉर्मेंस जैसा लगता है। और ये सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं है, स्कूल कॉलेज में भी डिजिटल पोर्टफोलियो, लिंक्डइन प्रोफाइल, ऑनलाइन रेपुटेशन, ये सब हाई स्कूल से ही शुरू हो जाता है। तो आपकी असली पहचान और वो जो आप दुनिया को दिखा रहे हैं, उसकी लाइन ब्लर हो जाती है। बिल्कुल। और अपनी इमेज को लगातार मैनेज करने की ये जो कोशिश है, ये बहुत थका देती है। वो ऑथेंटिसिटी वर्सेस परफॉर्मेंस वाली जंग। ये तो हुआ डिजिटल पहलू। अब आते हैं दूसरे बड़े मुद्दे पर, इकोनॉमिक अनिश्चितता। ये जेन ज़ी के लिए कितना बड़ा फैक्टर है? बहुत बड़ा। उन्हें अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से बिल्कुल अलग इकोनॉमिक माहौल मिला है। वो पुरानी कहानी कि अच्छे से पढ़ो, अच्छी नौकरी मिलेगी, घर खरीदोगे, रिटायरमेंट सिक्योर होगा, यह बहुतों के लिए सच नहीं लगता। हाँ, आजकल सुनते हैं स्टूडेंट लोन का बोझ, घर का किराया इतना ज्यादा कि सैलरी का बड़ा हिस्सा उसी में चला जाता है। एग्जैक्टली। और फिर गिग इकॉनमी का बढ़ना, फ्लेक्सिबिलिटी शायद है पर सिक्योरिटी नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं, पेड लीव नहीं। और इसका साइकोलॉजिकल असर क्या है? सिर्फ पैसों की कमी? नहीं, उससे कहीं ज्यादा ये मेरिटोक्रेसी के टूटे हुए वादे का बोझ है। उन्हें सिखाया गया कि मेहनत करोगे, रूल्स फॉलो करोगे तो सक्सेस मिलेगी। पर असलियत में ऐसा नहीं हो रहा है। कई लोगों के साथ नहीं, वो देखते हैं कि सब कुछ सही करने के बाद भी अच्छी डिग्री, इंटर्नशिप्स, वो या तो अंडर एम्प्लॉयड हैं या उतनी स्टेबल जॉब नहीं मिल रही। ये जो गैप है उम्मीद और हकीकत के बीच, ये गहरी निराशा पैदा करता है। ऐसा लगता है जैसे गेम के रूल्स ही बदल गए हैं। बिल्कुल। और इस अनिश्चितता के जवाब में कई लोग उस ऑप्टिमाइजेशन ट्रैप में फंस जाते हैं जिसका जिक्र आपने किया था। हाँ, कि हर चीज में बेस्ट होना है। पढ़ाई, एक्स्ट्रा करिकुलर्स, रेज्यूमे, पर्सनल ब्रांड, फिटनेस, सेल्फ केयर, पॉलिटिकली अवेयर होना, नई स्किल सीखना, सब कुछ परफेक्टली करना है। और इस चक्कर में आराम का या बस होने का कोई टाइम ही नहीं बचता। हर मिनट को प्रोडक्टिव बनाना है। और ऊपर से ये हसल कल्चर का महिमा मंडन। हाँ, जैसे थकना ही एम्बिशन का सबूत हो। साइड हसल करो, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम बनाओ। ये नहीं देखा जाता कि ये अक्सर जरूरत की वजह से है, मजबूरी है। और फिर आराम करने पर गिल्ट फील होता है। बहुत ज्यादा। ऐसा लगता है कि अगर आप रेस्ट कर रहे हो तो आप आलसी हो, पीछे रह जाओगे। आराम भी एक टास्क बन गया है जिसे शेड्यूल करना पड़ता है। शायद सबसे डिप्रेसिंग चीज है वो फ्यूचर फोरक्लोजर वाली फीलिंग। हाँ, कि वो जो माइलस्टोन्स होते थे अडल्टहुड के, अपना घर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फैमिली बनाना, वो अब पहुंच से बाहर लगते हैं। और जब मेहनत का कोई साफ रिवॉर्ड ना दिखे तो मोटिवेशन कैसे आएगा? एग्जैक्टली। यही से वो लर्नड हेल्पलेसनेस वाली बात आती है कि कोशिश करने का फायदा ही क्या है जब नतीजा कंट्रोल में ही नहीं है। ये बर्नआउट का एक कोर एलिमेंट है। तो ये सिर्फ पैसा या डिजिटल दुनिया ही नहीं है, एक और बड़ा मुद्दा है पॉली क्राइसिस का। पॉली क्राइसिस मतलब एक ही समय पर कई सारे बड़े संकटों का होना। और जेन ज़ी इस दौर में बड़ी हो रही है। सबसे बड़ा शायद क्लाइमेट चेंज की चिंता है। हाँ, क्लाइमेट एंजाइटी। ये पहली पीढ़ी है जो बचपन से इसके खतरों के बारे में जानती है। बिल्कुल। इसे कुछ लोग प्री ट्रॉमेटिक स्ट्रेस भी कह रहे हैं, मतलब भविष्य की आपदाओं का डर जो अभी हुई भी नहीं है। और सर्वे दिखाते हैं कि ये उनके बड़े फैसलों पर असर डाल रहा है। हाँ, 70% से ज्यादा जेन ज़ी वाले कहते हैं कि ये उन्हें परेशान करता है। बच्चे पैदा करने हैं या नहीं, कहाँ रहना है, कौन सा करियर चुनना है, इन सब पर असर पड़ रहा है। और जब उन्हें लगता है कि सरकारें कुछ नहीं कर रही तो वो हेल्पलेसनेस और बढ़ जाती है। और क्लाइमेट के अलावा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सामाजिक ध्रुवीकरण, डेमोक्रेसी पर सवाल, सोशल अनरेस्ट, उन्होंने ये सब देखा है। स्कूल शूटिंग्स, पेंडेमिक का मिसमैनेजमेंट, नस्लीय अन्याय के खिलाफ आंदोलन। ये तो लगातार एक इमरजेंसी जैसी सिचुएशन है। हाँ, और ये लगातार अलर्ट रहने की जो जरूरत है, ये क्राइसिस फटीग पैदा करती है। इमोशनली बहुत ड्रेनिंग है। सोशल मीडिया इसे और एम्पलीफाई करता है। दुनिया भर का संकट आपके फोन पर, आपकी पर्सनल स्पेस में। अवेयरनेस तो है पर पावरलेसनेस का एहसास थका देता है। और फिर पैंडेमिक ने तो सब कुछ और बिगाड़ दिया होगा। बिल्कुल। कोविड-19 उनके बहुत क्रूशियल डेवलपमेंटल ईयर्स में आया। ऑनलाइन स्कूल, सोशल आइसोलेशन, इकोनॉमिक शॉक। हाँ, वो सारे अनुभव जो नॉर्मल होते हैं, ग्रेजुएशन, पहली जॉब, घर छोड़ना, डेटिंग, सब डिस्टर्ब हो गया। और इसके लॉन्ग टर्म असर हैं।
सोशल स्किल्स का डेवलपमेंट रुका, पढ़ाई में गैप्स आए, अकेलापन नॉर्मलाइज हो गया। बहुत से लोग महसूस करते हैं कि वो कहीं पीछे रह गए हैं। पैंडेमिक ने बर्नआउट शुरू नहीं किया, पर जो ट्रेंड्स पहले से थे उन्हें बहुत तेजी से आगे बढ़ा दिया। अब बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम की। वो भी एक प्रेशर कुकर बन गया है, एकेडमिक आर्म्स रेस। ओ हाँ, बिल्कुल। कॉलेज एडमिशन्स इतने कॉम्पिटिटिव हो गए हैं कि पूछो मत। सिर्फ अच्छे ग्रेड्स काफ़ी नहीं हैं। एपी कोर्सेज, स्टैंडर्डाइज टेस्ट में टॉप स्कोर, ढेर सारे एक्स्ट्रा करिकुलर्स, वॉलंटियरिंग और अब तो पैशन प्रोजेक्ट्स भी चाहिए। ये रेस अब शुरू होती है। बहुत पहले, अच्छे प्री स्कूल से ही, और ये लगातार चलती रहती है। कॉलेज पहुंचते पहुंचते वो 10 साल से ज्यादा हाई स्टेक्स परफॉर्मेंस मोड में रह चुके होते हैं। सोचो कितना एग्जॉस्टिंग है। और इसमें एक आयरनी भी है, अचीवमेंट पैराडॉक्स। हाँ, कि जो लोग अकादमिक रूप से बहुत सफल होते हैं उनमें अक्सर बर्नआउट, परफेक्शनिज्म और एंग्जाइटी का लेवल भी हाई होता है। सक्सेस ही प्रेशर बन जाती है, फेल होने का डर, लगातार खुद को प्रूव करने की जरूरत। और डिग्री की वैल्यू भी कम हुई है। हाँ, ग्रेड इन्फ्लेशन की वजह से जहां पहले बैचलर डिग्री काफी थी, अब वो कई नौकरियों के लिए बस मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो ज्यादा मेहनत करके भी कम रिवॉर्ड मिल रहा है। एक ट्रेडमिल इफेक्ट जैसा। ये सब मिलकर मेंटल हेल्थ पर तो बहुत भारी पड़ता होगा। जाहिर है, और आंकड़े भी यही दिखाते हैं। जेनजी में मेंटल हेल्थ इश्यूज रिकॉर्ड लेवल पर हैं। लगभग 42% ने किसी न किसी तरह का ट्रीटमेंट लिया है। ये मिलेनियल्स और जेन एक्स से काफी ज्यादा है। हाँ, ये अच्छी बात है कि अवेयरनेस बढ़ी है, स्टिग्मा कम हुआ है, लोग मदद मांग रहे हैं। पर सुसाइड रेट्स, सेल्फ हार्म के बढ़ते मामले बताते हैं कि ये सिर्फ रिपोर्टिंग का मामला नहीं, एक रियल क्राइसिस है। और बर्नआउट और मेंटल हेल्थ इश्यूज एक दूसरे को फीड करते हैं। लेकिन क्या उन्हें सही सपोर्ट मिल पा रहा है? यहीं पर प्रॉब्लम है। सपोर्ट सिस्टम अक्सर नाकाफी हैं। कॉलेजों में काउंसलिंग के लिए लंबी वेटिंग लिस्ट, इंश्योरेंस की प्रॉब्लम, थेरेपिस्ट की कमी, इलाज का महंगा होना। तो जरूरत को पहचानना पर उसे पूरा ना कर पाना, ये तो और फ्रस्ट्रेटिंग होगा। बिल्कुल। और ज्यादातर सोल्यूशन इंडिविजुअल लेवल पर दिए जाते हैं। माइंडफुलनेस करो, सेल्फ केयर करो, ये चीजें हेल्प कर सकती हैं। पर जब प्रॉब्लम सिस्टमिक है तो सोल्यूशन भी सिस्टमिक चाहिए। सारा बोझ इंडिविजुअल पर डाल दिया जाता है। एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है थर्ड प्लेसेस का कम होना। ये क्या है? ये सोशियोलॉजिस्ट हे वोल्डनबर्ग का आइडिया था। पहला प्लेस है घर, दूसरा है काम या स्कूल, थर्ड प्लेस वो जगह है जहां लोग बस यूं ही मिलते जुलते हैं, बिना किसी एजेंडा के। जैसे पार्क, लाइब्रेरी, कैफे, कम्युनिटी सेंटर। हाँ, पर जेन जी के लिए ऐसी जगहें कम हो रही हैं। कैफे महंगे हैं, लाइब्रेरी के घंटे कम हैं, मॉल बंद हो रहे हैं, पब्लिक स्पेस या तो प्राइवेट हो गए हैं या सेफ नहीं रखते। तो इसकी जगह डिजिटल स्पेस ने ले ली है। हाँ, पर वहां वो बात नहीं है। डिजिटल इंटरेक्शन अक्सर परफॉर्मेटिव होता है, एल्गोरिथम से चलता है। वो स्पॉन्टेनियस रियल कनेक्शन मुश्किल है। तो अब मिलने जुलने के लिए भी प्लान करना पड़ता है, एफर्ट लगता है। बिल्कुल। वो जो कैजुअल अनप्लान्ड मुलाकातें होती थीं, जो सोशल बॉन्डिंग के लिए बहुत जरूरी हैं, वो अब कम हो गई हैं। और रिश्तों को मेंटेन करना भी एक काम जैसा लग सकता है जो थका सकता है। और नतीजा है लोनलीनेस एपिडेमिक। सबसे कनेक्टेड पीढ़ी सबसे अकेली। ऑनलाइन सब अच्छा दिखाने के चक्कर में लोग वल्नरेबल नहीं हो पाते। तो बाहर से सब ठीक, अंदर से अकेलापन। और ये अकेलापन भी थकाता है। हाँ, डायरेक्टली भी क्योंकि हम सोशल बीइंग्स हैं, और इनडायरेक्टली भी नींद खराब होना, इम्यूनिटी वीक होना, मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ना। ये कनेक्शन और अकेलेपन का पैराडॉक्स बहुत परेशान करने वाला है। आइडेंटिटी फॉर्मेशन भी इनके लिए ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। कैसे? मतलब पहले क्या अलग था? पहले आइडेंटिटी काफी हद तक तय होती थी। आपकी जगह फैमिली, प्रोफेशन, धर्म, कल्चर से चॉइस कम थी। और अब इन्फिनिट चॉइस का बोझ है। करियर, लाइफस्टाइल, वैल्यूज, जेंडर आइडेंटिटी, सेक्सुअलिटी, इतने ऑप्शन है कि चुनना ही मुश्किल हो जाता है। और हर चॉइस का मतलब है दूसरे रास्ते बंद करना, तो गलत चॉइस का डर हमेशा बना रहता है। और आइडेंटिटी भी एक परफॉर्मेंस बन गई है। बनाना और अपडेट करना है, ये भी एक काम है। और सब कुछ पब्लिक में होता है। एग्जैक्टली। गलतियां, बदलते विचार, एक्सपेरिमेंट, सब डिजिटल फुटप्रिंट बन जाता है। बिना जजमेंट के ग्रो करने का स्पेस कम है। हमेशा एक पॉलिश्ड सेल्फ दिखाने का प्रेशर रहता है। इन सब प्रेशर के बीच वो जो सलाह मिलती है, रेजिलिएंट बनो, उस पे क्या कहेंगे? इसे कुछ लोग रेजिलियंस का मिथक कहते हैं। मतलब ये कि सुनने में तो अच्छा लगता है, पर यह अक्सर सिस्टमिक प्रॉब्लम को इग्नोर करके सारा प्रेशर इंडिविजुअल पर डाल देता है। कि सिस्टम खराब है तो क्या हुआ, तुम मजबूत बनो और झेलते रहो। हाँ, कुछ वैसा ही। ये उन लोगों को ब्लेम करता है जो स्ट्रगल कर रहे हैं, बजाय सिस्टम पर सवाल उठाने के। और टॉक्सिक पॉजिटिविटी, वो भी इसी से जुड़ा है कि चाहे जो हो जाए, हमेशा पॉजिटिव रहो, ग्रेटफुल रहो, मोटिवेटेड दिखो।
अगर आप नेगेटिव फील कर रहे हो तो बताया जाता है पॉजिटिव सोचो। अपनी असली फीलिंग्स को दबाना पड़ता है। हाँ, और ये अपने आप में एक और काम है। जो आप अंदर फील कर रहे हो और जो आपको बाहर दिखाना पड़ रहा है, उसका डिफरेंस ही बहुत थका देता है। तो संक्षेप में जेन जेड पिछली पीढ़ियों से अलग क्यों है? मिलेनियल्स ने भी रिसेशन देखा, जेन एक्स की भी अपनी चुनौतियां थीं। हाँ, पर जेन जेड के साथ यूनिक ये है कि उनके जो फॉर्मेटिव ईयर्स हैं, टीनेज, अर्ली अडल्टहुड, उसमें इतने सारे स्ट्रेसर्स एक साथ और इतनी इंटेंसिटी के साथ आए हैं। मतलब एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा। कुछ हद तक मिलेनियल्स का बचपन शायद कम डिजिटल था, उन्हें स्ट्रेस थोड़ा बाद में मिला। जेन एक्स पर शायद एकेडमिक और सोशल प्रेशर कम था, और जेन जी को मिला बचपन से डिजिटल हाइपर कनेक्टिविटी, क्लाइमेट चेंज की चिंता, पढ़ लिख कर भी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, पैंडेमिक का शॉक, हर चीज में परफॉर्म करने का प्रेशर और दुनिया भर के संकटों की जानकारी पर उन्हें बदलने की बेबसी, ये सब एक साथ। बिल्कुल। और इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। हेल्थ पर असर तो है ही, सोशली और इकोनॉमिकली भी, जैसे शादी देर से करना या ना करना, घर ना खरीद पाना, शायद कम बच्चे पैदा करना। पॉलिटिकली भी असर दिखता है, कुछ लोग बिल्कुल उदासीन हो जाते हैं, कुछ सिस्टम के खिलाफ ज्यादा रेडिकल। तो क्या रास्ता सिर्फ निराशा का है या कुछ उम्मीद भी है? नहीं, उम्मीद हमेशा होती है, पर सॉल्यूशन सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर नहीं है। जरूरत है बड़े सिस्टेमिक बदलावों की, जैसे कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, लिविंग वेज, अफोर्डेबल हाउसिंग, स्टूडेंट लोन माफी, एजुकेशन सिस्टम में बदलाव, प्रेशर कम हो, वेलबींग पर फोकस हो, डिजिटल दुनिया का रेगुलेशन, क्लाइमेट एक्शन और सबसे जरूरी मेंटल हेल्थ सपोर्ट को एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बनाना। और इंस्टीट्यूशंस की जिम्मेदारी है, स्कूल, कॉलेज, कंपनियां, बिल्कुल। उन्हें समझना होगा कि इंडिविजुअल फेलियर नहीं, सिस्टमिक इशू का लक्षण है। और कल्चरल शिफ्ट भी चाहिए, सक्सेस की डेफिनेशन बदलनी होगी, आराम को नॉर्मलाइज करना होगा, रियल कम्युनिटी बनानी होगी। और जब तक ये बड़े बदलाव नहीं होते, तब तक इंडिविजुअल लेवल पर क्या किया जा सकता है? कुछ चीजें हैं, जैसे बाउंड्री सेट करना, खासकर टेक्नोलॉजी को लेकर, डीप मीनिंगफुल कनेक्शन बनाना, अपनी वैल्यूज को समझना, कलेक्टिवली आवाज उठाना, और ये एक्सेप्ट करना कि हर चीज में परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, गुड इनफ होना भी ओके है। ये जरूरी बातें हैं। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ, कि क्या जिंजी का ये जो व्यापक बर्नआउट है, जो हमारे सिस्टम की कमियों को इतना साफ दिखा रहा है, क्या ये हमें मजबूर करेगा कि हम काम, सफलता और वेलबींग के बारे में अपनी सोच को बदलें? क्या ये क्राइसिस हमें जीने के ज्यादा सस्टेनेबल और ह्यूमन तरीके खोजने के लिए इंस्पायर कर सकता है? Okay, so we hope you liked our today's discussion. For more such discussion, subscribe to our channel Talk and Heal. See ya!